हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आपके सिलेबस में भी है और भविष्य में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, इवन आफ्टर योर दैट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें भी इन थियरी के आधार पर जो कुछ हाईली हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो डिटेल में इसका अध्ययन करने के पहले मैं कुछ और बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रह गए हैं बात करने के लिए, उनके बारे में जल्दी से बात कर लेता हूँ। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पहले की हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो है एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर हम समझते हैं, एक्सपेंडिचर हमारे वो सारे खर्च हैं जो हम एसेट एक्वायर करने के लिए करते हैं, चाहे वो हमारा कैपिटल एसेट हो या हमारा रेवेन्यू एसेट हो, मतलब करंट एसेट हो चाहे हमारा नॉन करंट एसेट हो। तो उसके संबंध में जो भी लेखे किए जाते हैं वो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है। फिर इनकम देखा है हमने। इनकम में हम लोगों ने देखा है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इनकम, जितने हमारे खर्च होते हैं, ठीक है, जो कोई खास रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किए जाते हैं, उसमें से रेवेन्यू में से उस एक्सपेंस को घटाने के बाद जो बचता है वो हमारा इनकम होता है। फिर हम लोगों ने बात की थी स्टॉक या इन्वेंट्री की। उसमें भी बात की थी हमने रॉ मटेरियल के स्टॉक की, वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक की, या इन्वेंट्री की, फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री की। फिर इन तीनों जो है इनका अपना ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है और एवरेज स्टॉक होता है, इसकी बात की। फिर हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल की बात की थी। ट्रेड रिसीवेबल्स में वो सारे रिसीवेबल्स आते हैं, मतलब सारे वो ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनसे हमको पैसा लेना है। उसमें हमने डेटर्स की बात की थी और बिल्स रिसीवेबल की बात की थी। ट्रेड पेबल्स में हम लोगों ने वैसे सारे व्यक्तियों की बात की थी जिनको हमको पैसा देना है। इसमें हमने क्रेडिटर्स की बात की, बिल्स से पेबल्स के बारे में समझा था। फिर हम लोग आएंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ हमने शायद अधूरी बात की थी, आज हम पूरी बात कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या है? दैट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय बिजनेस एंटिटी टू इट्स कस्टमर। बिजनेस एंटिटी के द्वारा उसके अपने कस्टमर को जो गुड्स के प्राइस में रिडक्शन दिया जाता है उसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं। जैसे गुड्स का प्राइस अगर ₹100 ईच है और हम अपने कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपको ₹90 में आपको देंगे, तो ये एक रिडक्शन इन प्राइस हुआ। 10% डिस्काउंट करेंगे, 20% डिस्काउंट करेंगे, तो ये रिडक्शन इन प्राइस हुआ। सिर्फ वही नहीं है, रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू टू इंड्यूस प्रॉम्प्ट पेमेंट इज ऑल्सो ए डिस्काउंट। अगर किसी डेटर किया या जब हम सेल कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सेल, अगर हम अपने डेटर को कहते हैं कि अभी पैसा दे दीजिएगा तो आपको इतना % डिस्काउंट कर देंगे,
1%, 2%, और अगर आप बाद में दीजिएगा तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं करेंगे। तो अगर पेमेंट को प्रॉम्प्ट कराने के लिए जो हमारा जो हमको डिस्काउंट मिलता है या जो हमें डिस्काउंट देते हैं उसको भी हम लोग डिस्काउंट की श्रेणी में ही लेते हैं। रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू टू इंड्यूस प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है। अब डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट। पहली जो बात मैंने की रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, वही ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरी जो हमने बात की रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू, वही कैश डिस्काउंट होता है। फिर भी हम लोग और क्लियर कर लें। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन दी लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस क्या होता है? हर एक संस्थान के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें वो संस्थान डील करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस डील करता है, जिसको वो बेचता है, खरीदता है या उसको प्रोड्यूस करता है, उसका एक प्राइस लिस्ट होता है। तो अगर प्राइस लिस्ट मतलब उनकी चीज़ों का उसमें मूल्य लिखा रहता है, उससे कम करके अगर बेचा जाता है तो उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। प्राइस लिस्ट को हम लोग कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। दूसरा नाम प्राइस लिस्ट का क्या है? कैटलॉग प्राइस। ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर। क्लियर है? प्राइस में अगर होलसेलर के द्वारा रिटेलर को या मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को लिस्ट प्राइस में या कैटलॉग प्राइस में रिडक्शन दिया जाता है तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एक खास खूबी ये है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। इसका ट्रीट में और या इसका जो लिखा है वो इनवॉइस के अंतर्गत ही सेलर के द्वारा जो सेलर इनवॉइस बनाता है उसी में वो माइनस करके डिडक्ट करके वो अमाउंट हमको बता देता है और उतना कम पैसा हमसे लेता है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू प्रमोट बल्क सेल और परचेज। इस डिस्काउंट से बल्क सेल प्रमोट होता है या बल्क परचेज प्रमोट होता है। सपोज सेलर कह रहा है कि आप अगर 50 आइटम्स लेंगे, 5000 आइटम्स लेंगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। बदले में बायर ऑफर करता है, परचेजर ऑफर करता है कि अगर हम 10,000 आइटम लेंगे तो कितना देंगे। अगर सेलर एग्री हो जाए तो आप हमको 20% डिस्काउंट देंगे। तो अगर सेलर एग्री हो जाता है तो वैसी स्थिति में वो फिर दोनों में बात होती है। मान लीजिए कि 20 पर नहीं, वो 15 पर एग्री हो जाता है 50% डिस्काउंट पर, तो बल्क सेल परचेज के लिए तो, और वो बल्क सेल के लिए सेलर बल्क सेल के लिए और जो बायर है वो बल्क परचेज के लिए, तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या किसको कहते हैं इसको हम लोग देख लें थोड़ा। दिस डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट टू इंड्यूस टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। अमाउंट में जितना हमको मिलना है उसमें से अगर हम कुछ छोड़ देते हैं जल्दी पैसा लेने के लिए तो इसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। जितना पैसा हमको मिलना है उसमें से यदि जल्दी पैसा वसूल करने के लिए हम कुछ छोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब कैश डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर्स टू इंड्यूस देम टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट।
डेटर्स को दिया जाता है। मतलब जो बिजनेस हाउस है वो अपने डेटर्स को डिस्काउंट देता है कि जल्दी पेमेंट आप कर दें। उसी तरह जो आपका क्रेडिटर्स है, दिस डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। जो आपका क्रेडिटर्स है, जो आपका सप्लायर्स है, वो कहता है कि आप अगर जल्दी पैसा, बिजनेस हाउस को कहता है कि आप जल्दी पैसा दे देंगे तो हम आपको सर्टेन परसेंट या इतना पैसा लमसम मैं डिस्काउंट दे दूंगा, इतना पैसा कम आपको देना पड़ेगा। तो इस स्थिति को भी हम लोग डिस्काउंट ही कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। ये हमारे लिए मतलब बिजनेस हाउस के लिए खर्च हुआ डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव बिजनेस हाउस के लिए एक इनकम हो जाता है। अब आगे का टर्म्स है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट ऐसा एसेट है जो एक्चुअली एसेट होता नहीं है, लेकिन एसेट हम लोग उसको मान लेते हैं। These are past losses and expenses not written off so far. ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं या लॉसेज होते हैं जो अब तक रिटर्न ऑफ राइट ऑफ नहीं हुए हैं उनको, लेकिन एक्चुअली वो एसेट नहीं है, उनका कोई फिजिकल स्टेटस नहीं है, या इंटेंजिबल एसेट भी वो नहीं है। उनको टीटीएस एसेट का मतलब ही होता है फिक्टिटियस, मतलब बनावट। इनको मान लिया जाता है कि एक एसेट है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेफर्ड न्यू एक्सपेंडिचर, उसको भी इसी श्रेणी के एसेट में हम लोग अगर बैलेंस शीट में शो करते हैं तो शो करते हैं। दे आर रिटन ऑफ एज पर नॉर्म्स और लॉ इन्फोर्स्ड। ये इनको जो अकाउंटिंग नॉर्म्स है उनके अनुसार राइट ऑफ किया जाता है, या अगर उसके बारे में कोई कानून है तो उसके अनुसार उसको राइट ऑफ किया जाता है। लेकिन ये बुक्स में बहुत दिन तक नहीं दिखाए जाते हैं। धीरे धीरे इनको कुछ खास पर्पस के सॉल्व हो जाने के बाद इनको ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अगर शेयर इशू हम लोगों ने किया है उस पर डिस्काउंट देना पड़ा है शुरू में, तो वो एक फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। उसी तरह डिवेंचर्स पर अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो वो भी एक फिक्टिशियस एसेट है, अगर हम लोगों ने अंडर राइटिंग का हमेशा दिया है तो वो भी एक फिक्टिशियस एसेट है। हमने एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स के इशू पर कोई एक्सपेंस हुआ है तो भी एक फिक्टिशियस एसेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, बिजनेस स्टार्ट करने के समय प्रोमोटर ने कुछ एक्सपेंसेस किया है स्टार्ट करने के क्रम में, तो वो भी एक फिक्टिशियस एसेट। अब हम लोग आगे आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वे एक्सपेंसेज हैं जिसके लिए हमने सर्विसेज तो रिसीव कर लिया है, सर्विसेज रिसीव्ड, बट सर्विस चार्जेज आर नॉट पेड, लेकिन उसके लिए सर्विस चार्जेज का पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेज वे एक्सपेंसेज हैं सर्विस चार्जेज पेड बट सर्विसेज आर नॉट रिसीव्ड। सर्विस चार्जेज तो पे कर दिया, वे एक्सपेंसेज जिनके लिए सर्विस चार्ज तो पे कर दिया गया लेकिन सर्विस अभी तक रिसीव नहीं किया गया। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस सपोज अगर आपने 1 जनवरी को 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया है, तो जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है तो उसका 3 महीने का दिया है और बाकी 9 मंथ का तो प्रीमियम है वो अगले साल के लिए दिया है, तो 3 मंथ्स का जो होगा वो करंट पीरियड का खर्च होगा और 9 मंथ का जो इंश्योरेंस जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस
माना जाएगा अकाउंटिंग में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी उदाहरण हम लोगों ने नहीं देखा था, अभी देख लें। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक सरहा हम लोग 1 महीने के बाद देते हैं, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ देते हैं। कोई कंपनी पहले भी देती है, 25th ऑफ द करंट मंथ भी दे सकती है, 31st ऑफ द करंट मंथ भी दे सकती है, लेकिन जनरली फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में सैलरी दिया जाता है। तो जो सैलरी, सपोज हमारा क्लोजिंग मंथ 31st ऑफ मार्च है, मार्च की जो सैलरी अगर बकाया है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 31 मार्च को अगर बुक्स हम क्लोज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे तो उसको हमको सैलरी एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा। और एक लायबिलिटी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज के लिए क्रिएट हो जाएगी, जिसका पेमेंट आप नेक्स्ट महीने में 1 to 7 मतलब फर्स्ट वीक के भीतर करेंगे। उसी तरह अनपेड रेंट है, रेंट हमको पेमेंट करना है, हमने नहीं किया है अगर मार्च का, तो वो भी 31st ऑफ मार्च को हमारे लिए अनपेड रेंट हो जाएगा। और रेंट अकाउंट जो होगा वो उसमें डेबिट हो जाएगा, उस साल का, उस पीरियड का खर्च हो जाएगा। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस की हम लोगों ने बात कर ली। एक्रूड इनकम, उसी तरह की एक्रूड इनकम होता है, इनकम जो हम लोगों ने अर्न कर लिया है। एक्रूड इनकम वह इनकम है जो हम लोगों ने अर्न तो कर लिया है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन उसका पैसा हमको नहीं मिला है। जैसे हमने फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को फिक्स डिपॉजिट किया है और 1 साल के लिए किया है, तो 6 महीने का इनकम 31st ऑफ मार्च तो हमने अर्न कर लिया है नेक्स्ट ईयर में, और 6 मंथ्स का अगले साल अर्न करेंगे, अगले अकाउंटिंग पीरियड में अर्न करेंगे। तो वैसी स्थिति में जो 6 मंथ्स का इनकम हम लोगों ने उस फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्न कर लिया है और वो अभी तक मिला नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक एक्रूड इनकम हो गया। एग्जाम्पल के लिए एक्रूड कमीशन, उसी तरह कमीशन हमने अर्न कर लिया है लेकिन मिला नहीं है। अगर जो बिजनेस हाउस है उसका काम कमीशन, उसका जो रेवेन्यू का स्रोत है वो कमीशन है, तो कमीशन उसने अर्न कर लिया है लेकिन कमीशन उसको मिला नहीं है, तो उसको एक्रूड कमीशन कहते हैं। उसी तरह एक्रूड इंटरेस्ट हम लोगों ने अभी बात की। एडवांस इनकम, इसी तरह एडवांस इनकम वह इनकम है कि सर्विस हमने नहीं दिया लेकिन पैसा उसका ले लिया है, जैसे इनकम रिसीव्ड बट सर्विसेज आर नॉट रेंडर्ड। एडवांस कमीशन, एडवांस रेंट हमने ले लिया है, हमारा प्रिविलेज है, हमने रेंट एडवांस भी ले लिया, लेकिन अभी जो क्लाइंट है, जो टीनेंट है उसने अभी यूज नहीं किया है, कितने दिन का एडवांस ले लिया, जितना पोर्शन उसने यूज नहीं किया है, अगर वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है तो हमारे लिए एडवांस है रेंट होगा। तो इस तरह एडवांस इनकम। अब हम लोग अपने मुद्दे पर आएंगे, दैट इज थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है? द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क developed by generally accepted accounting principle and accounting standards. थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट, समझने के लिए एक समझ, एक समझदारी, एक कॉन्सेप्ट है जो थियरी बेस अकाउंटिंग में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, समझदारी का एक ताना बाना जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर या एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर डेवलप किया गया है। अकाउंटिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाउंटिंग मैन मेड होता है, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग मैन मेड होता है, और जब अकाउंटिंग मैन मेड होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है प्रेजेंट उसके अनुसार उसमें बदलाव होगा। प्रेजेंट सोशल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, बिजनेस मार्केट इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, उसमें बदलाव हो सकता है। तो उनके
बदलाव के द्वारा जो भी चीज़ें आती हैं उनको एक्युमुलेट करते हुए अकाउंटिंग पहले प्रैक्टिस किया जाता है। अकाउंटिंग पहले प्रैक्टिस किया जाता है, पहले उस पर उसका उपयोग किया जाता है, फिर उसको थियराइज किया जाता है, फिर उसके आधार पर हम प्रिंसिपल और कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के लिए बनाते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक लॉ की तरह है, एक नियम की तरह है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है और एज गुड एज लॉज है, जो सभी बिजनेस हाउसेस को मानना पड़ता है, सबके लिए वो आवश्यक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि थियरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या मतलब है। थियरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब यह वह कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एग्रीड मतलब बहुत लोगों ने, बहुत से प्रैक्टिशनर ने मिल करके उसको बनाया है और वर्ल्ड ओवर उसका उपयोग किया जाता है और उसको मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसी को कहते हैं जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने बताया, जो अकाउंटिंग का हाईएस्ट बॉडी है अपने देश में, भारत में या दुनिया में, उनके द्वारा ये डेवलप किया जाता है इस तरह की चीज़ें। भारत में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है, वहाँ विदेशों में पूरे दुनिया के लिए जो बना है उसका दूसरा एक अलग नाम है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। फिर हम लोग देखेंगे कि थियरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग में मुख्य चीज़ क्या आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब आप जानते हैं, अकाउंटिंग के सिद्धांत मतलब उसके आधार पर ही अकाउंटिंग की प्रैक्टिसिंग की जाती है। उसी के आधार पर अकाउंटिंग के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मीनिंग हम लोग नटशेल में समझ लें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉर्म्स और रूल्स और गाइडलाइंस और गाइड टू एक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग के काम के लिए, अकाउंटिंग के काम के लिए अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो सर्टेन नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं, उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। क्यों ये आवश्यक है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग के नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं जो अकाउंटिंग के काम में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। नटशेल में यही इसकी मीनिंग है और परिभाषा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनेक नाम हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है, कन्वेंशंस भी कहा जाता है, एक्जियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। एक्जियम्स मतलब कहावतें, पॉस्टुलेट्स उसी तरह की चीज़ें हैं, किंवदंतियाँ, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स भी कहीं कहीं कहा जाता है। मतलब मेन प्रिंसिपल जो है उसका कुछ मॉडिफिकेशन अगर आया है तो उसको मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी टॉपिक इसमें हम लोग बात करेंगे आगे, उसमें ये किसी का भी उपयोग होता है, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैन मेड होता है। मैन मेड होता है मतलब
ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मैन मेड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, सो दे आर नॉट एग्जैक्ट, है ना। प्रैक्टिस के आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर। एक्सपीरियंस के आधार पर मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर मतलब जैसी जैसी चीज़ें, कोई अगर प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकलेगा, और निकलेगा उसके आधार पर फिर थियरी कोई डेवलप की जाएगी। तो उस तरह के भी प्रिंसिपल डेवलप किए जाएंगे। तो ये मैन होता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट नहीं होता है मतलब ये साइंस के जो नेचुरल साइंस है उसके नियम की तरह इसके नियम बिल्कुल सभी समय सभी जगहों पर लागू नहीं भी हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है। फिर फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबल क्या 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 मतलब है? इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एज पर नीड ऑफ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो एस्थेटिक नहीं होते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। जैसी सोसाइटी की नीड है, या कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, या कोई इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, या जो कोई सोशल रिक्वायरमेंट है, तो उसके आधार पर, या जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर है उनकी कोई नीड है, उसके आधार पर इसमें चेंज किया जा सकता है। जनरली एक्सेप्टेड मतलब अभी हमने बात की थी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड मतलब जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो दुनिया भर में सब जगह समान रूप से स्वीकार की जाती हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होती हैं, रिलेवेंट होती हैं और फिजिबल होती हैं। फिजिबल होती हैं मतलब इनको लागू करने में बहुत खर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या बहुत अधिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह जो एंड यूजर हैं उनके लिए जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसको मुहैया करता है, और ये ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव है मतलब जो इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर की जाती है, और वो एविडेंस वेरीफाइबल होता है। तो इस तरह अकाउंटिंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हुए: मैन मेड, फ्लेक्सिबल, जनरली एक्सेप्टेड। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग के टाइप्स कितने हैं, अकाउंटिंग के टाइप्स कितने हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टाइप्स कितने हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हुए। उसी तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टाइप्स भी 2 हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स, एग्जम्पशंस एंड प्रोपोजिशन है विदिन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। फंडामेंटल एग्जम्पशन मतलब क्या होता है? जो हम ज्यूम करते हैं, हमें ज्यूम कर ही लेंगे तभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई भी हम रास्ता करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, सर्टेन चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम कोई 1 किलोमीटर दूर जाना है तो हम आज क्या एज्यूम करते हैं कि प्रकाश इतना होगा कि हम आराम से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ये तो हमारा एजम्पशन हो सकता है कि धूप अंधेरा हो जाए, बिल्कुल कुछ दिखे नहीं एकदम, और हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अकाउंटिंग में या किसी भी काम जो हम करते हैं तो इसमें कुछ एज्यूम्पशन कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, है ना। उसी मान्यता के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब मानते हैं, ये मान लेते हैं। पहले किसी ने कोई नहीं किया था, लेकिन अब मान लिया गया है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल। तभी ना हम कहते हैं कि अगर एक पॉइंट से हम सीधी रेखा में चलते जाएंगे तो फिर उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अगर ये हमारी मान्यता नहीं होती
ये बात हम कभी नहीं कहते। तो अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ चीज़ें मान ली जाती है, ठीक है, और उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशन का क्या मतलब है? कन्वेंशन का मतलब है हमारी जो ट्रेडिशनल कुछ ज्ञान है उसका। ट्रेडिशन मतलब पहले के लोग, मतलब अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में ट्रेडिशनल का क्या मतलब है? पहले से जो लोग अकाउंटिंग करते आए हैं, वैसे प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिशनर्स, उन्होंने जो कुछ कहा है, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स दिया है या ट्रेडिशनल रूल्स हमें दिया है या गाइडलाइंस दिया है अकाउंटिंग के काम के लिए, उनको अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। कन्वेंशंस मतलब क्या कहिएगा, अकाउंटिंग्स के ये पीलर्स कन्वेंशंस है ना। कन्वेंशंस मतलब है इसको तो क्या कहिएगा, इसको आप कह सकते हैं अकाउंटिंग की ये स्तंभ है ना, अकाउंटिंग के मूल तत्व है। तो ये प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ट्रेडिशनली हमको बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस मिले हुए हैं जिनके आधार पर हम प्रैक्टिस करते हैं या अकाउंटिंग सीखते हैं। अब हम लोग एक एक करके जो दो प्रकार है दोनों की बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशंस। गोइंग कंसर्न एजम्पशन से क्या मतलब है? अब इसको आप कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, एजम्पशंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, तीसरा है एक्रूअल एजम्पशन। हम लोग गोइंग कंसर्न एजम्पशन कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी एजम्पशन कह सकते हैं, एक्रूअल एजम्पशन कह सकते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन या एजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। गोइंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग का क्या मतलब है? जो चलता रहे, जो कंटिन्यू करे। कंसर्न का मतलब यहाँ क्या है? बिजनेस। अगर कोई हम लोग बिजनेस खोलते हैं तो ये हम मान के चलते हैं, ये हम मान के चलते हैं कि ये बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा। अगर हम ये मान लें कि बिजनेस चलने वाला है तो फिर इसकी अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्या कहाँ है? बिजनेस तो शुरू हुआ है फिर बंद होगा तो अपने आप इसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। जो पैसा हमने लगाया है जिस दिन बंद होने के बाद जितना वसूल होगा, बीच वाला डिफरेंस होगा, वही मुझे नुकसान या फ़ायदा होगा, मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग ये मान के चलता है कि जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो एक फॉरसीएबल फ्यूचर तक, लंबे समय तक, जिसको हम फॉरसी कर सकते हैं, चलता रहेगा। और साथ ही इसको बंद करने की भी कोई नीयत जो प्रमोटर है या जो बिजनेस मैन है उसकी नहीं है। इसको हम लोग कह सकते हैं द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फॉरसीएबल फ्यूचर लॉन्ग पीरियड। बिजनेस गोइंग कंसर्न का मतलब यही है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज इट और लिक्विडेट इट। इट मतलब बिजनेस को बंद करने का या लिक्विडेट, कंपनी की भाषा में कंपनी के लिए समापन करना है तो उसको हम लिक्विडेट कहते हैं। लिक्विडेट करने का कोई नियत भी नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग डिस्टिंक्ट कर पाते हैं बिटवीन
करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स में। अगर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट अभी आप लोगों ने देखा है, अभी आप लोगों ने समझा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों ने अभी नॉन करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का डिफरेंस देखा है, समझा है उसको। तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स में हम डिफरेंट इसीलिए करते हैं कि हम ये मान कर चलते हैं, ये हमारी मान्यता है कि अकाउंट जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, और करंट एसेट वो होगा जिसका फ़ायदा, जिसका उपयोग, जिसका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 मंथ्स के भीतर मिल जाता है। नॉन करंट एसेट वो है जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर मिलते रहता है। इसी गोइंग कंसर्न एजम्पशन के चलते ही हम लोग डिस्टिंक्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, मतलब एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, या एक दूसरे में जो भिन्नता हम करते हैं वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन के या कॉन्सेप्ट के चलते। चूँकि अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि बिजनेस कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा, कुछ सालों के बाद बंद हो जाएगा, तो फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा, 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा, तो फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर कर ही नहीं सकते हैं। चूँकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग उसको मानते हैं जिसका बेनिफिट हमको ईयर विदिन हो जाता है, उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसको मानते हैं जिसका बेनिफिट हमको 12 मंथ से ज़्यादा मिलता रहता है। तो बिजनेस जब 1 साल के अंदर ही बंद ही हो जाना है तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सारा एक्सपेंडिचर तो भी एक्सपेंडिचर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह कि बिजनेस में ये मान्यता मानकर हम चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। दूसरा हमारा जो एजम्पशन है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मुख्य मतलब है ये है कि the accounting policies and practices are followed consistently over a period of time. Consistency assumptions या concept states that say that the accounting policies and the practices are followed consistently over a period of बिजनेस थ्रू ही अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंट करने के लिए कुछ पॉलिसी बिजनेस बनाएगा, कैसे अकाउंटिंग करनी है, या प्रैक्टिस करने का अपना एक तरीका होगा बिजनेस का, कैसे प्रैक्टिसिंग करनी है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, तो वो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मतलब जो पॉलिसी आप आज अपना रहे हैं उसको आप अगले कई साल तक या हमेशा अपनाएंगे, उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। समझ में आया? जैसे अगर एक हमने ने बिजनेस खोला, कंसिस्टेंसी क्या मतलब है? जैसे बिजनेस हमने खोला तो हमारा क्या उद्देश्य होगा? हमारा उद्देश्य होगा कि कोई अगर हम पॉलिसी अपना रहे हैं तो ये लंबे समय तक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल एंड सो ऑन, ये आगे भी इसी तरह चलता रहे, आगे भी इसी तरह चलता रहे। ठीक है? तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी को मेंटेन करने में या अकाउंटिंग प्रैक्टिस को मेंटेन करने में कंसिस्टेंट रहेंगे। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग अच्छी तरह और समझ सकते हैं। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इसका एक अच्छा उदाहरण है। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन में
अब सबसे पहले तो हम लोग डिप्रिसिएशन समझ लें। डिप्रिसिएशन क्या होता है? दैट इज फॉल और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो कमी होती है, रिडक्शन होती है, वो उसके उपयोग के चलते हैं या टाइम पास के चलते या दैट रियर एंड टियर के चलते, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग की भाषा में करते हैं। टेंजिबल फिक्सेस, टेंजिबल फिक्सेस के वैल्यू जो रिडक्शन होता है, जो कमी होती है, जो फॉल होता है, ठीक है। कारण कुछ भी हो सकता है, उसका उपयोग हो सकता है, उसका रियर एंड टियर हो सकता है, पासेज ऑफ टाइम हो सकता है, उसका ऑब्सोलेट हो जाना हो सकता है। तो उसके वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब डिप्रिसिएशन हम लोग अनेक मेथडोलॉजी से चार्ज करते हैं, है ना। जैसे डिप्रिसिएशन क्या हुआ, मान लीजिए कि एक प्लांट हम लोगों ने खरीदा 5 lakhs, 4 lakhs कीमत है, दैट 40,000 उसके रेट पर लगा, 60,000 उसको इंस्टॉल करने पर चलाने के काम, चलाने लायक करने में लगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मुख्य एसेट की पार्ट बन जाती हैं। मुख्य एसेट के कॉस्ट के साथ, कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ इनको इंक्लूड किया जाता है जब हम लोग उस एसेट का कॉस्ट पता करते हैं या कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें 5 lakhs हो गई। अब बिजनेस अगर 5 साल चलेगा, अगर वो एसेट का लाइफ स्पेन 5 years है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? 1 lakh हर ईयर 5 years में उसका डिप्रिसिएशन कर देंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं, 5 लाख को 20% की रेट से करेंगे, ठीक है। 5 lakhs को हम 20% की रेट से करेंगे, तो 20% की रेट से करेंगे या 25% की रेट से करेंगे। तो यहाँ टाइम स्पेन के आधार पर हम नहीं कर रहे हैं, हम इस आधार पर कर रहे हैं कि लगभग एसेट की वैल्यू का 20% हम या 25% हम हर साल यूज कर रहे हैं। एक अनुमान जरूर होता है, उसी के आधार पर हम परसेंटेज तय करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो अनुमान जो हमारा होता है वो एग्जैक्ट टाइम का नहीं होता है। तो इनमें से दोनों में से कोई उपयोग कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, दूसरे कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, शॉर्ट में SLM, और इसको WDVM कहते हैं। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं किसी का, ठीक है। तो अगर हम उपयोग करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो इसको कई सालों तक लगातार करते रहेंगे, या WDVM का उपयोग कर रहे हैं तो इसका ही उपयोग कई सालों तक करते रहेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर एक पॉलिसी या प्रैक्टिस अगर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस अगर हम अपना लेते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से आप चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी आप चेंज कर सकते हैं जब निम्न कुछ परिस्थितियां हों आपके पास चेंज करने की। क्या क्या परिस्थितियां हो? दे कैन बी चेंज ओनली, ये तभी चेंज की जाती हैं इफ़ द लॉ रिक्वायर्स, अगर कानून की ऐसी ज़रूरत हो कि इनमें चेंज किया जाए। दूसरी चीज़, इफ़ द एस रिक्वायर्स, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बताया, जो अपने देश के हाईएस्ट अकाउंटिंग जो बॉडी है जो अकाउंटिंग को रेगुलेट करती है, और या उसके दैट काउंसलिंग या उसके एडवाइस के आधार पर ही जो गवर्नमेंट बॉडी है वो अकाउंटिंग को रेगुलेट करने के लिए नियम कानून बनाती है, तो वो भी एक लॉ की तरह है। तो अगर एस में रिक्वायरमेंट है तब भी चेंज कर सकते हैं। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन अगर मैनेजमेंट समझता है कि फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन को और बेटर करने के लिए, यूजर्स को और सुविधा पहुंचाने के लिए, यूजर को
लिए और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेनिफिशियल करने के लिए अगर मेथडोलॉजी में चेंज करने की ज़रूरत है अकाउंटिंग की दैट पॉलिसी या दैट प्रैक्टिस में, तो वो कर सकती है। लेकिन द जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज मस्ट बी स्टेटेड इन फुट नोट में चेंज आपने जो किसी अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिस में किया है तो क्यों किया है, उसका फुट नोट दिया जाना बैलेंस शीट के नीचे जरूरी होता है। अब जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, एक बिजनेस हमने खोला, ठीक है, सपोज ये हमने अभी खोला 1 अप्रैल 2020 को। अभी हमारा चलता रहेगा, बहुत दिनों तक चलता रहेगा। ये हमने यहाँ तो 10 किया है, लेकिन इसको आगे भी बढ़ा दिया, मतलब बहुत दिनों तक चलता रहेगा। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ अपनाते हैं डिप्रिसिएशन का, तो ये पहले साल भी वही करेंगे, दूसरे साल यही करेंगे, तीसरे साल वही करेंगे, चौथे साल वही करेंगे, पाँचवें साल यही करेंगे, छठे साल वही करेंगे। हम आगे भी बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन इस बीच में अगर लॉ का रिक्वायरमेंट होता है 5वें 1 2 3 4 5वें साल के बाद कि नहीं, अब आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही करना है, तो इसको हम लोग अब यहाँ से बंद कर देंगे। तब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, और इसको तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं हो। तो इसको सो ऑन कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एजम्पशन है या कॉन्सेप्ट है एक्रूअल एजम्पशन या एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल एजम्पशन या एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एजम्पशन या कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस are recorded in the period of their occurrence को क्या कहते हैं, happening, rather than when their payment are received and made, received or made, received or made, ठीक है। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनको उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है जब वे घटित होते हैं, जब वे होते हैं, न कि तब उनको रिकॉर्ड किया जाता है जब उनका पेमेंट किया जाता है या पेमेंट रिसीव होता है। जैसे सेल उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होता है, उसी तरह परचेज है, परचेज उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होता है, चाहे वो गुड्स का परचेज हो या एसेट का परचेज। क्लियर। तो एसेट यहाँ कहने का मतलब नॉन करेंट एसेट है, गुड्स कहने का मतलब जो करेंट एसेट के अंतर्गत गुड्स आता है जिसमें हम डील करते हैं, कोई बिजनेस हाउस डील करता है। तो जब वो होता है, जब वो ऑकर करता है मतलब जब होता है उसी समय रिकॉर्ड करते हैं, न कि जब उसका पेमेंट होता है। पेमेंट होना इमैटेरियल है। पेमेंट का होने का एक आश्वासन, एक लीगल एविडेंस मिल जाना आवश्यक है कि हाँ हमको अमुक व्यक्ति से इतना पेमेंट लेना है, या अमुक व्यक्ति को से अगर कुछ हम ले रहे हैं तो उसके लिए भी यही एविडेंस आवश्यक है कि हमको, हमारे लिए भी वो एविडेंस चाहिए कि अमुक व्यक्ति को हमको देना है। इसीलिए
जब कोई सेलर हमको इनवॉइस भेजता है तो वो हमारे लिए एविडेंस होता है कि उस सेलर का उतना उधार हमारे पास है। उसी तरह हम जब इनवॉइस भेजते हैं तो किसी सेलर के पास और उसकी कॉपी अपने पास रखते हैं तो इसका मतलब ये एविडेंस होता है कि उस सेलर ने हमसे जो बायर है उसने हमसे इतना का गुड्स लिया है। तो दो चीज़ें होना चाहिए, ट्रांजैक्शन का होना चाहिए और दूसरा एक हमको कमिटमेंट का मिल जाना चाहिए कि इसके बारे में जो पैसा है वो बाद में मिलेगा, भविष्य में कभी भी मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम उसका रिकॉर्डिंग तब करेंगे जब वो घटना हुई है, जब वो ट्रांजैक्शन घटित हुआ है। पेमेंट के लिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी और उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं दैट 1 अप्रैल 2019 को कोई बिजनेस शुरू किया गया, ईयर एंड कर रहा है 31 मार्च 2020 को। 25 मार्च को एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम मोहन से आप परचेज कर रहे हैं गुड्स 25,000 का। पेमेंट कब कर रहे हैं? 2 वीक्स बाद में 8 अप्रैल को, है ना, 2020 में 8 अप्रैल को, ठीक है। कैश पेड टू मोहन ₹25,000। अब ये परचेज की जो रिकॉर्डिंग होगी तो क्या होगा? अब हम इसको 25 मार्च को करेंगे या अप्रैल 2020 को करेंगे? 25 मार्च 2020 को करेंगे या 8 अप्रैल को करेंगे? मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में करेंगे या अगले अकाउंटिंग पीरियड में करेंगे, जो कि 1 अप्रैल से तो दूसरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से जो परचेज हुआ है वो इसी साल में हुआ है, तो रिकॉर्डिंग भी हम इसी साल में ही करेंगे और परचेज का जो एक्सपेंस है वो भी इसी साल में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है, 1 अप्रैल को हम लोगों ने बिजनेस डेट शुरू किया, 31 मार्च हमारा 2020 क्लोजिंग डेट है, एक साल 19 को शुरू किया, 20 क्लोजिंग डेट है। तो अब ऐसी स्थिति में 25 मार्च को अगर हमने सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू राम किया और उसका पैसा हमको कब मिला? 8 अप्रैल को। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹50,000। तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? सेल्स को कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे और कब एंट्री करेंगे? सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और एंट्री करेंगे हम इसी अकाउंटिंग पीरियड में, दैट 2019-20 में, 2019-20 में, है ना। 2020-21 में नहीं करेंगे। उसी तरह यहाँ भी कब करेंगे? 2019-20 में। तो इस तरह ये एक्रूअल प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस का, चाहे वो नॉन करेंट एसेट हो या करेंट एसेट हो, या दैट कैपिटल हो, दैट लायबिलिटीज हो, रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेज हो, कुछ भी, सारे ट्रांजैक्शन से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री हम लोग एक्रूअल बेसिस पर करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन घटित हुआ है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन घटित हुआ है उसी समय उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखेंगे। जो दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को जैसे मैंने बताया था कि प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट देख लिया। अब जो बाकी
प्रिंसिपल्स हैं या कन्वेंशंस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।